पहला पार्ट हो चुका था, ठीक। अब एसएससी जीडी वाले एनटीपीसी आरपीएफ काउंट फार्म भरो होए, जो क्वेश्चन जरूर है, चाहे सुपर टेट वाले हों कोई। अगले हेडिंग लगा लो सभी लोग, पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट के बारे में समझो। ये भारत के प्रसिद्ध स्थल हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ, कौन निर्माण करता है, हर परीक्षा में स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन जरूर पूछो जाता है। पहलो पार्ट तुम सब लोग देख लियो। आ जाओ भैया, पश्चिमी घाट के बारे में बात करें। ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक। पश्चिमी घाट कहाँ पर भैया? केरल में है, ठीक। और भारत का जो पश्चिमी घाट है वो प्रसिद्ध क्यों है, इसके बारे में समझ लो। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। जो क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ जहाँ पर हों उस स्थल को जैव विविधता कहते हैं, ठीक। पश्चिमी घाट की अगर तुमसे सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, पूरा जो पश्चिमी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाई मुड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुड़ी है। और एक बात ध्यान रखना, पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के किस घाट पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट पर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब ये हुआ ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं। क्लियर भाई? आगे सुनो। और यहाँ जो वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर, उन वनों को विशेष नाम दिया गया है। इन वनों को 16 वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 16 वन। तो क्वेश्चन ऐसे पूछो जाए कि 16 वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। और 16 वन किस प्रकार के वन हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। बात पल्ले पड़ी? आगे आओ बाबू। पश्चिमी घाट में ही एक घाटी है और इस घाटी का नाम है शांत घाटी। क्या नाम है? शांत घाटी। शांत घाटी को अंग्रेजी में क्या बोले? साइलेंट वैली। और यहाँ पर भी जैव विविधता पाई जाती है। अब क्वेश्चन 2 हो गए। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट। और किस घाटी में पाई जाती है, तो शांत घाटी में। घाट पूछा जाए तो पश्चिमी घाट बताना, घाटी पूछी जाए तो साइलेंट वैली बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, विश्व की बात करें तो अमेजन वर्षा वन में। ध्यान रखना, नोट कर लो। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन में। अमेजन वर्षा वन कहाँ पर स्थित हैं, तो ब्राज़ील में स्थित हैं। ब्राज़ील में स्थित हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक। और ये भी याद रखना कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 2002 में। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में। और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 0 से 0 काट दो, 22 मई को। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े? ठीक भाई, आगे आ जाओ। 14 नंबर पे देखो, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लिखा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा के नाम से एक पर्वत चोटी भी है हिमालय की, और कंचनजंगा के नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बाबू? कहाँ पर है? सिक्किम में है। एक बात और याद रखना, यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताओगे कंचनजंगा है। क्यों है? अब कुछ लोग कहें कि साहब गाडविन ऑस्टिन केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तुमने गाडविन ऑस्टिन केटू पढ़ी, लेकिन वो भारत में नहीं है, वह पाक अधिकृत कश्मीर में है। यानी जो केटू चोटी है वो आपकी पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी बताओ? कंचनजंगा बताओगे। और यहीं पर एक बात याद रखना, ये पहली बार क्वेश्चन पढ़ोगे कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा जो चोटी है वहीं पर कौन सा ग्लेशियर है? जेमू ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? जेमू ग्लेशियर है। बात पल्ले पड़ गई। कहाँ है जा चोटी? सिक्किम में है। हाँ, खोपड़ी में धांस लो कायदे से। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भी आपका विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के कौन से जिला में?
रायसेन जिला में पड़ता है, रायसेन जिला में पड़ता है। इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। अशोक की अगर हम बात करें तो भारत में शिलालेख लिखने का काम, भारत में किसका काम? शिलालेख। शिलालेख किसे कहते हैं? शिला माने होती है पत्थर, और उस पत्थरों पर लेख लिखने का काम सबसे पहले अशोक ने किया था। ठीक, तो ये ध्यान रखना, भारत का सबसे पुराना बौद्ध स्थल भी है कौन सा? सांची का स्तूप। और इस सांची के स्तूप को किसने खोजा था? टेलर ने खोजा था। किसने खोजा था? टेलर ने खोजा था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, और इसके खोजकर्ता कौन है? टेलर है। बात पल्ले पड़ गई? ठीक, पॉइंट नंबर 16 पे आओ, इसको जरा ध्यान समझना। हुमायूं का मकबरा विश्व धरोहर स्तर में शामिल है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? सबको मालूम है, दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। याद करते चलो कायदे से। और इसका निर्माण किसने किया था? बेगा बेगम ने। किसने किया था? बेगा बेगम ने। क्लियर है? ठीक, इसका निर्माणकर्ता जो थे, यानी किसके शासनकाल में निर्माण हुआ है, किसने निर्माण कराया, किसने पैसा दिया? तो बेगा बेगम। और इसका वास्तुकार, डिजाइनर पूछा जाए तो वास्तुकार कौन था? मिराक मिर्जा। वास्तुकार समझे? डिजाइनर, आर्किटेक्चर कौन था? मिराक मिर्जा। और हुमायूं का मकबरा विश्व धरोहर स्थल में इस वजह से शामिल है कि यहाँ पर चार बाग शैली का प्रयोग हुआ है। चार बाग शैली का मतलब है चारों तरफ बाग जैसे बनाए गए हैं। ये भारत का पहला मकबरा है जहाँ पर चार बाग शैली का प्रयोग हुआ है। शैली का मतलब होता है निर्माण की तरीके होते हैं, अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। अगला आई जाओ, शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बाद में यही शांति निकेतन बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा हो गया, तो इसका नाम पूरा हो गया विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय बन गया। और ये कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कराया था। सबको मालूम होना चाहिए, विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और एक बात और याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, एक अपना जनगण मन और एक बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। अब बांग्लादेश में आपने देखो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति जो है तोड़ के फेंक दी गई थी, और बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर खान थे, उनकी भी प्रतिमा तोड़ के फेंकी गई थी। तो इतने तो जो नीच हैं कि अपने ही देश को राष्ट्रगान जिसने लिखो है, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे देश को राष्ट्रगान लिखो, उसी व्यक्ति की ने प्रतिमा तोड़ के फेंकी है। अपने संस्थापक की भी प्रतिमा तोड़ के फेंक दी। ये वीडियो में तो जो पेशाब कर रहे हैं उसके ऊपर खड़े हुए कि हमने वीडियो डालो तो। हाँ, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। इसके बारे में समझ लो, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसका निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो निर्माण में विशेष याद रखना कि चालुक्य वंश का एक राजा था जिसका नाम था भीमदेव प्रथम। कौन राजा था? चालुक्य वंश का राजा भीमदेव प्रथम का सामंत। सामंत माने क्या होता है? नौकर, दास। दास का नाम क्या था? विमल शाह ने इसका निर्माण कराया था। अब कोई भी ऑप्शन आ सकता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो भीमशाह प्रथम। भीमशाह प्रथम ना हो तो भीमशाह प्रथम का सामंत विमल शाह था, उसी की देख रेख में इसका निर्माण हुआ था। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आगे आओ, आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। सबको मालूम है आगरा में लाल किला है, निर्माण किसने कराओ? अकबर ने कराया। और आगरा के लाल किला के अंदर ही, आगरा के लाल किला के अंदर ही जहांगीर महल भी है। तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जहांगीर महल कहाँ पर है, तो तुम बता दियो आगरा के लाल किला के अंदर है। और जाको निर्माण किसने कराओ तो अकबर ने कराओ थो, रोड के किनारे ही है। ठीक, आगे आओ,
पॉइंट नंबर 20, कौन सा मंदिर मैंने लिखा है? महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर परिसर लिखा है, और इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। अच्छा, एक चीज तुमने देखी हुई है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद एक निर्माण क्यों हुआ, इसके बारे में समझ लो। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग युद्ध में क्या होता है? अशोक जीत जाते हैं, और जीतने पर क्या होता है, एक सीन है वहाँ पर। कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। मान लो यहाँ पर अशोक हैं, और आगे दुश्मन की सेना खड़ी है, तो अशोक सेनाओं को मारते हुए, दुश्मन को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और पूरा कलिंग जीतते हैं। अच्छा, मारने के बाद आपको वापस भी तो लौटना है। तो जब अशोक वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ लाश ही लाश पड़ी हैं। इधर से तो मारते हुए गए, और जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा चारों तरफ लाश लाश पड़ी हैं। तब उनके दिमाग में आया कि ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जहाँ पर खून और लाशें हों। तब उन्होंने भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष ग्रहण किया, और धम्म घोष ग्रहण करने के बाद एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। जगह जगह बौद्ध स्तूप बनवाए, स्मारक बनवाए और परिसर बनवाए। ठीक, महाबोधि मंदिर परिसर का निर्माण अशोक ने कराया था, और ये क्यों प्रसिद्ध है? यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त जो हुआ था वो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। आधे लोगों की जान नहीं पल्ले पड़े कि ज्ञान प्राप्त क्या है। ज्ञान को मतलब यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है। ज्ञान को यहाँ पर आप कभी भी देखना, मनोविज्ञान में ज्ञान को इंटेलिजेंस बोला गया है। इंटेलिजेंस का मतलब उन्हें विवेक प्राप्त हो गया। ज्ञान तो उन्हें पहले से थो, उन्हें समझ प्राप्त होगी, दुनिया की वास्तविकता समझ में आएगी। अब आई जाओ, अगला है भैया कुतुब मीनार। सबने सुना होगा। कुतुब मीनार जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसकी विशेषताओं के बारे में आज सभी लोग समझ लो। पहली बात ये समझ लीजिए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी तो इसकी पहली मंजिल ही बना पाए थे, तब तक मर गए। 1206 से लेकर 1210 तक इनका शासन रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक टपक गए। उसके बाद क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल पहली मंजिल का निर्माण कराया था। इसकी तीसरी मंजिल का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। और इसकी पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, क्योंकि पांचवी मंजिल जो थी वो टूट कर गिर गई थी, उस पर बिजली गिर गई थी, तो इस वजह से वो टूट कर गिर गई। तो इसकी पहली मंजिल बनाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरी मंजिल बनाते हैं इल्तुतमिश, और इसी की कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल कौन बनाता है? तो फिरोज शाह तुगलक। अब इसमें देखना 3 व्यक्तियों का योगदान हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी आता है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार बनवाता है। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, और कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, अपने नाम पे ही रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार बनाया, और इसका नाम क्या रखा? अलाई दरवाज़ा रखा। एक बात और याद रखना, कुतुब मीनार के परिसर में ही और चीज़ें भी स्थित हैं, शायद तुम्हें जानकारी नहीं है तो नोट कर लियो। कुतुब मीनार के परिसर में ही कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी स्थित है। अगर तुमसे पूछा जाए कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार के परिसर, बहुत बड़ा परिसर है भाई, तो वहाँ पर आपकी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? खुद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। आगे सुनो, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। किसका मकबरा? अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी यहीं स्थित है। और साथ में महरौली का लौह स्तंभ भी कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। महरौली के लौह स्तंभ की खास बात यह है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। इतनी बढ़िया धातु बनाई है, पता नहीं कौन सा लेप लगाया है, कि कितने वर्ष पुराना बना है, आज तक इसमें जंग नहीं लगी है। और महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। किसने कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
और चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य है। याद रहेगा। फिर एक बार रिपीट कर दें। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरी इल्तुतमिश, पांचवी फिरोज शाह तुगलक, और इसके बाद इसका अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार के परिसर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। कुतुब मीनार के परिसर में ही अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, और कुतुब मीनार के परिसर में महरौली का लौह स्तंभ है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य ने कराया था। चलो, अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो कुतुब मीनार की नींव जो थी वो किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन किसकी स्मृति में रखी थी? तो एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की स्मृति में, जो प्रसिद्ध संत थे, उन्हीं की स्मृति में कुतुब मीनार बनाई गई थी। बात पल्ले पड़ गई? ठीक, आगे आओ। धौलावीरा। धौलावीरा जो है एक हड़प्पा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसी का एक स्थल धौलावीरा है। धौलावीरा स्थल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और इसकी खोज किसने की थी? आर.एस. विष्ट ने की थी। किसने की थी? आर.एस. विष्ट ने की थी। ये ध्यान रखना, धौलावीरा क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था पाई गई। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का मतलब है कि जब इसकी खुदाई की गई तो कई प्रकार के जलाशय मिले। जलाशय का मतलब तालाब, जहाँ पर पानी को सुरक्षित रखा जा सके। तो यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए धौलावीरा प्रसिद्ध था, और यहाँ पर विशाल जलाशय भी प्राप्त हुए हैं। विशाल जलाशय का मतलब है पानी की उत्तम व्यवस्था की गई, पानी बर्बाद ना हो। हाँ, आ जाओ। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने। अब जरा ध्यान रखना क्यों की। 1573 में गुजरात विजय के बाद, किसके विजय के बाद? गुजरात विजय के बाद महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। यानी फतेहपुर सीकरी जो बनवाया गया है, तो 1573 में जब अकबर ने गुजरात को विजय कर लिया, दक्षिण भारत को विजय कर लिया, तो फिर क्या किया कि शेख सलीम चिश्ती थे, जो प्रसिद्ध सूफी संत थे, उन्हीं के सम्मान में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई। फतेह माने होती है जीत। फतेह हासिल करके आए, जीत हासिल करके आए। फतेहपुर सीकरी में कौन सा दरवाज़ा है? बुलंद दरवाज़ा। आगरा से 30 किलोमीटर आगे है, बुलंद दरवाज़ा है। और बुलंद दरवाज़ा जैसे नहीं आजकल कोई नेता आता है तो बढ़िया सो दरवाज़ा सजाओ जाता है, तो इसी वजह से एक बहुत ऊंचा दरवाज़ा बनवाया गया कि जिससे अकबर जीत के आ रहे, फतेह हासिल करके, तो यहाँ से गुजरे हैं। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण तो अकबर ने कराया था, लेकिन इसका वास्तुकार कौन था? बहाउद्दीन था। कौन वास्तुकार था? बहाउद्दीन। और फतेहपुर सीकरी के अंदर ही कौन सा महल है? बीरबल महल है। फतेहपुर सीकरी में कौन सा महल है? जोधाबाई महल है। फतेहपुर सीकरी में कौन सा महल है? मरियम महल है। और फतेहपुर सीकरी में ही पंच महल है। फिर समझ लो, पंच महल, मरियम महल, बीरबल महल, बुलंद दरवाज़ा, ये सब कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी के किला में स्थित हैं। आगे आओ। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ये पार्क अपने अल्पाइन घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अल्पाइन घास के मैदान किस पार्क में पाए जाते हैं, तो आप बता देना ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला आई जाओ, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। साइबेरिया से, यानी रूस और एशिया के बीच का जो स्थान है साइबेरिया, वहाँ से कुछ सारस उड़ के यहाँ पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान।
और यहाँ पर तमाम प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इसी वजह से इस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। पक्षियों के रहने का सर्वोत्तम स्थान है भारत में कौन? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 24 नंबर पर आओ, मानस वन्यजीव अभयारण्य। मानस वन्यजीव अभयारण्य यूनेस्को की सूची में शामिल है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। एक बात और समझ लो, यूनेस्को जो है क्या करता है कि एक संस्था है जो विश्व धरोहर स्थल, जो सांस्कृतिक स्थल हैं, उनकी सूची जारी करता है। और जब इस सूची में शामिल हो जाते हैं तो इनके देख रेख के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा और प्रबंध कर दिया जाता है। पहले हम यूनेस्को का फुल फॉर्म समझ लें। यूनेस्को का फुल फॉर्म है, यू का मतलब है यूनाइटेड, एन का मतलब है नेशन, ई का मतलब है एजुकेशनल, एस का मतलब है साइंटिफिक, और एंड सी का मतलब है कल्चर, और ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में है। तो विश्व धरोहर स्थल की सूची यूनेस्को जारी करता है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। और स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। बात पल्ले पड़ गई? पूछें अब वीडियो एंड कर दो, अब इसके बाद हम पूछ लें।